आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार के सियासी दंगल में योगी की एंट्री ने माहौल को टाइट कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया और बीजेपी के फायरब्रांड नेता ने दानापुर में चुनावी हुंकार भरी। बटोगे तो कटोगे के नारे के सहारे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में भगवा लहराने के बाद बिहार में योगी ने नया नैरेटिव सेट कर दिया है। ये नैरेटिव है विकास बनाम बुरके का। एक और जहां एनडीए के फायरब्रांड नेता 70-30 वाले फॉर्मूले से बिहार को साध रहे हैं, वहीं पहले चरण के नामांकन में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इसके बावजूद महागठबंधन का पेंच सीटों पर अटका हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार के सियासी दंगल में एक के बाद एक कई दिलचस्प चैप्टर जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। पहले चुनाव आयोग के द्वारा बुर्की में आने वाली महिला वोटर्स की शिनाख्त के फैसले पर छिड़ी सियासत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नारा होगा कितना हिट। योगी के नए मंत्र से एनडीए को मिलेगा जीत का यंत्र या पोलराइजेशन का प्लान बिहार में होगा फ्लॉप। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले रिपोर्ट। बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। कटोगे तो कटोगे के नारे के साथ महाराष्ट्र से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार की कमान संभाल ली है। आज दानापुर में अपनी पहली चुनावी रैली में योगी ने पोलराइजेशन का नया नारा दे दिया है कि सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिहार में भी यूपी मॉडल लागू करने का चुनावी वायदा करते हुए विपक्ष के हाथ से बढ़ते क्राइम वाला हथियार भी छीन लिया। भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। आमतौर पर मौसम 4 ही होते हैं, लेकिन बिहार में चुनावी मौसम गुलाबी सर्दी में भी जून की गर्मी का एहसास दे रहा है। पक्ष विपक्ष अपने अपने हथकंडों के साथ सियासी अखाड़े में हैं और अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में उतरे हैं। जहां एनडीए अपने उम्मीदवारों को लेकर आश्वस्त है और चुनावी रैलियों का शुभारंभ कर चुकी है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों पर बात अटकी है। कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन राहुल और तेजस्वी के उम्मीदवार कौन है, इस पर लेट लतीफी बिना खेल के ही एनडीए के खेमे में गेंद फेंक रही है। दिलचस्प होते इस दंगल में किसका होगा मंगल। बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद विकास बनाम बुरका किसको दिलाएगा फायदा और कौन बनेगा बिहार का बादशाह, ये तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो
बिहार के चुनावी दंगल में बुर्के पर बवाल छिड़ा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। जहां पहले चुनाव आयोग का एक फैसला सामने आया, जहां बुर्के में आने वाली महिलाओं की शिनाख्त की जाएगी, ये फैसला चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। लेकिन इसके ठीक बाद विपक्ष हमलावर हो गया। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर तंज कसा सरकार के ऊपर और कहा कि बुर्के में रहने दो, बुर्का ना हटाओ। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुर्के को लेकर नया नारा दे दिया है। बिहार की सियासी लड़ाई में इंटरेस्टिंग चैप्टर एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बिहार की धरती पर गरज रहे थे। सासाराम और दानापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और तो विपक्ष पर करारा हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। विकास बनाम बुर्के की लड़ाई पर आ गई है बिहार की पूरी चुनावी लड़ाई। तो आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीटों के बंटवारों पर अभी तक कोई प्लान सेट नहीं हो पाया है। माना यह जा रहा है कि मुकेश साहनी टेंशन बढ़ा रहे हैं महागठबंधन की, और अभी तक सीटों के बंटवारों को लेकर कोई बातचीत का हल नहीं निकल पाया है। बताते चले आपको कि कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, यानी कि अगर आज रात सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन पाती है, साहनी को नहीं मना पाती है कांग्रेस और आरजेडी, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं जो चुनावी गेंद है वो बीजेपी के पाले में खुद होती नजर आएगी। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम अतिथि जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और सबसे पहले शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी आप ही से करना चाहूंगी। ये जो एक के बाद एक नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं 30-70 वाली लड़ाई को लेकर, पहले कई राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आए, ये नारा दिया उन्होंने महाराष्ट्र से जिसकी शुरुआत हुई थी, बटोगे तो कटोगे, और अब बिहार की सियासी लड़ाई में विकास बनाम बुर्का, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए अदिति जी, स्थिति बहुत स्पष्ट है। विपक्ष बहुसंख्यक समाज को जातियों में बांटना चाहता है। विपक्षी नेताओं का अपने जात के लोगों को वोट के रूप में कन्वर्ट करके अपने राजनीतिक उत्थान मात्र लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा है। बहुसंख्यक समाज जहां भी विखंडित होता है वहां राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, देश का विकास बाधित होता है। और ये सारी चीजें आज़ादी के पहले भी भारत में देखने को थी और आज़ादी के बाद के भी भारत में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बहुसंख्यक समाज को टारगेट करके बहुसंख्यक हिंदुओं को वहां से पलायन से मजबूर किया गया, आज जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी तरह के बहुत सी स्थितियां सीमावर्ती जिलों की हैं, और जहां हिंदू एकजुट रहता है वहां देश भी सुरक्षित है और देश में विकास भी होता है। जब चुनाव आयोग ने बिहार में SIR लागू किया, उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की तमाम कोशिशें विपक्ष के द्वारा की गई। 20 PIL दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये जो बयान सामने आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, विकास बनाम बुर्के वाला, जी, ये बुर्के की जगह घूंघट शब्द का इस्तेमाल भी तो हो सकता था ना? देखिए, क्या घूंघट में कोई आपत्ति नहीं है, बुर्के में ही आपत्ति है? घूंघट में कोई चेहरा दिखाने को आपत्ति न करता है, न हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था है।
बुर्के की आड़ में जो शिकार होता है फर्जी मतदान का, शिकायत उसको लेकर के है और उस शिकायत को चुनाव आयोग ने भी समझा है और हम खूब कायदे से उसको जानते हैं, उसको उस समस्या को समझते हैं और उसके भुक्तभोगी हैं। तो हम बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान नहीं करने देंगे। लेकिन पोलराइजेशन का काम तो बहुत कायदे से कर रहे हैं पोलराइजेशन, शोएब सिद्दीकी जी। पोलराइजेशन का इसमें विषय क्या है भाई? आप क्यों आप कहीं किसी देश में जाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, फोटो खिंचवाते हैं तो वहाँ चेहरा दिखाते हैं। बुर्के में पासपोर्ट तो नहीं बनता ना। चुनाव करीब आते हैं, चुनावी मौसम होता है, तभी क्यों ये सब इस तरीके तो के चुनाव में बुरके जो है बुर्के वो के सामने अंदर आती हैं, बटोगे तो चुनाव में बटोगे, बुर्का नसीन को नेक चेहरा रहोगे, दिखाना नेक रहोगे, चुनाव में ही तो दिखाना विकास पड़ेगा। बनाम बुर्का। नहीं तो चुनाव के पहले कौन से इनका चेहरा देखने कौन जा रहा है इनका? चुनाव में मतदान के समय ही तो चेहरा देखने की बात हो रही है। भाई आप बुर्का पहने, कौन आपको रोक रहा है? हालांकि इस्लाम में कोई बुर्का वो नहीं है कि नहीं बुर्का इनको पहनना है, कहीं ऐसा कुछ बाध्यता नहीं इस्लाम में। अभी हिजाब पे जो मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट, तो उस दौरान ये सारे तथ्य आए थे। एक कानून वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाते हैं आप? क्यों नहीं लेके आते हैं कानून? एक देश एक चुनाव की बात तुम कर ही रहे हैं, विपक्ष कहाँ उस पर सहमत होता है? एक देश एक कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने संविधान की आड़ में पिछले दरवाजे से शरीयत लागू करने का काम किया, ये नहीं होना चाहिए। हम उसी के तो खिलाफ हैं। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी आपका रिएक्शन लूंगी। पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार की धरती पर जो बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे आप? शोएब सिद्दीकी जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सिद्दीकी जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, आपका पहला रिएक्शन इस बयान के ऊपर, विकास बनाम बुर्का, बुर्के के पीछे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो विपक्ष पर ही निशाना साध रहे थे कि बुर्के की आड़ में आप लोग जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब ये विकास नहीं कर पाए, जब पुल टूट रहे, सब पूरे देश ने देखा बिहार में कितने पुल टूटे, नए पुल जो बन रहे हैं वो टूट रहे हैं। जब ये विकास में फेल हो गए, विकास नहीं कर पाए बिहार का, तो इनको बुर्के की जरूरत पड़ी। ये धार्मिक बातें करके और हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़का करके, बस यही इनका एजेंडा है। ये हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, यही बुर्के की बात करते हैं, क्योंकि ये विकास में पूरी तरह फेल हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी बिहार में जाके कर रहे हैं विकास की बात। आप यूपी में देख लीजिए, जब ये मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो इन्होंने कहा था हम गड्ढे भर देंगे जून तक। न जाने कितने जून निकल गए, आज तक गड्ढे नहीं भर पाए। अभी देखिए लखनऊ में ही ये गड्ढे में जो है एक ई रिक्शा फंस गया, वो पलट गया, उसमें मौत हो गई एक लोग की, एक लोग घायल हो गए। तो किस विकास की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो आज ये कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ बिहार में ये कह रहे थे कि यूपी वाला मॉडल जो है बिहार में लागू होगा। यूपी में कौन सा मॉडल है? नौकरियां हैं नहीं, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है। क्या वहाँ बिहार में भी दलितों पे अत्याचार करेंगे? यही मॉडल अपनाएंगे क्या आप? वहाँ पे भी आप दंगे करवाएंगे जाके? आपकी स्पेशलाइजेशन है दंगा करवाने की। आपने आज़ादी के पहले भी दंगा करवाया, देश के विभाजन को मजबूर किया। आप फिर वही बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम देश का विभाजन चाहते हैं। ये पूरी तरह विकास में फेल सरकार है। देखिए, देश संविधान से ही चलेगा, कानून से ही चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं चलेगा। ठीक है, विकास। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? ये जो चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में एक के बाद एक नए नए शिगुफे गढ़े जाते हैं, नए नए नैरेटिव सेट किए जाते हैं। कभी बटोगे तो कटोगे, कभी एक रहोगे नेक रहोगे, कभी ये कहा जाता है कि विकास बनाम बुर्के की लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए अदिति जी, मैं इन दो बातों का बहुत प्रबल समर्थन करता हूँ। नेक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे। और बुर्का बनाम विकास जो बात कर रहे हैं योगी जी, क्या गलत कर रहे हैं? सुफिया कुरैशी की बुर्का पहन गई थी, बताइए। देश राम नौसन की आप विश्व स्तर पर उनका नाम आज भी है, क्या वो मुस्लिम समाज से नहीं आती हैं क्या? या जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स बहनें हो गई हैं, IAS IPS प्रशासनिक अधिकारी हो गई हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स बुर्का पहन के आती हैं ऑफिस में? आती हैं, बता दीजिए हमको। ये उन बहन बेटियों के साथ मैं मानता हूँ एक प्रकार से अत्याचार है उनके साथ। ठीक बात है कि उन्हें एक आज़ादी से मुक्त किया गया है और एक बंधक बनाया गया कि आप बुर्का पहनिए। अरे भाई, हमारी बहन बेटियां हैं, जो मर्जी है वो पहने। लेकिन इस्लाम में इस बात को, महिलाओं को पीछे छोड़ दिया कि जो हम चाहेंगे पुरुष प्रधान है, वहाँ महिला प्रधान नहीं है। इस नाते से जो वो पहनेंगे वो पहनाएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है,
सुनील त्रिपाठी जी, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि अगर इतनी ही चिंता है महिलाओं की सरकार को, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? अच्छा आप बताइए, चिंता नहीं सरकार को है तो जो वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ कुकर्म होता था, हलाला और 3 तलाक, उसको मैं कुकर्म में मानूंगा कि वो बहन बेटियां हलाला अगर तलाक देती हैं तो हलाला के बाद फिर शादी कर सकती हैं, ऐसा मुस्लिम लॉ में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पर रोक लगाई कि नहीं लगाई? तो ऐसा नहीं है, बीजेपी महिलाओं के साथ है, मैं भी मानता हूं। और विकास की बात जो आप कर रहे हैं, हर सरकार अति विकास करती है, सबका एक लक्ष्य होता है विकास करने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो या बसपा भी हो, और सबके विकास के इतिहास लिखे भी जाते हैं तो उन्होंने कितना विकास किया। पार्टी तो हर पार्टी कहती है मैंने विकास पूरा करा, अगर विकास पूरा हो गया इस देश में तो विकास की आवश्यकता ही नहीं है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, विकास सब करते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आपने बरेली कांड देखा, अगर वहाँ बटोगे कटोगे की स्थिति न होती तो क्या होता, अगर वहाँ पुलिस अलर्ट न होती तो क्या होता। जिस तरह से एक कट्टरपंथ यहाँ पनप रहा है अदिति जी, ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि प्रेमानंद जी के लिए जो संत हैं सबकी बात करते हैं, उनके लिए कुछ मौलानाओं ने मतलब अपना इबादत की पूजा किया तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। ये वो कट्टरपंथी हैं जो भाईचारे को नष्ट करने में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और जो हमारे मित्र दंगे की बात कर रहे थे, पूर्व सरकारों में कितने दंगे झेले उत्तर प्रदेश ने, मैं बिहार बात नहीं कर रहा हूँ, छुटपुट दंगों को छोड़ रखे उत्तर प्रदेश कहीं दंगा हुआ हो बता दीजिए हमको आप। मणिपुर, उत्तर प्रदेश कश्मीर, आप मालिक अपने क्यों अभी बरेली में क्या दंगा, ये आगरा में दंगा नहीं हुआ था अभी? ये बरेली करणी सेना गए थे, और दंगा और किसे कहेंगे आप? बरेली अगर वहाँ के सांसद को आप जो है भयभीत कर रहे हैं, आप वहाँ पे दंगा नहीं हुआ वहाँ पे। बरेली में अगर पुलिस प्रशासन या इंटेलिजेंस अलर्ट न होता तो बिल्कुल दंगा होता, मैं भी कह रहा हूँ। आपने बहराइच में दंगा नहीं कराया? आप पूरी कोशिश थी आपकी दंगा कराने की, यहाँ पे भी बाराबंकी में भी बिल्कुल थी, मैं भी मान रहा हूँ। दंगा तो कौन आजादी के पहले आप दंगा करा रहे, तभी देश बेटा लोग कराते हैं, हम लोग हिंदू महासभा और जिन्ना अंग्रेजों ने 2 लोग बनाए थे, अंग्रेजों ने जो है जिन्ना को भी खड़ा कर दिया, एक तरफ सावरकर खड़ा कर दिया, दोनों लोग एक दूसरे की बात देश का विरोध करते थे। विभाजन तो आप लोगों ने कराया है। शुभ सिद्दीकी जी, रिएक्शन दीजिए इस पर। जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कहा, विकास बनाम बुर्के की लड़ाई, जंग छेड़ दी एक तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आदित्य जी, ऐसा होता है, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। जाहिर सी बात है, बिहार का जो इलेक्शन है वो वहाँ पे लालू प्रसाद के लिए भी इज्जत की बात है, नीतीश कुमार के लिए भी इज्जत की बात है, और मैं समझता हूँ मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी इज्जत की बात है। और जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, तो देखिए उन्होंने जो बुर्का कहा है, तो बुर्के का मतलब होता है चेहरा। तो जो इलेक्शन है कुछ भी हो, तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे जो हिंदू बहनें हैं, माएँ हैं, वो जो है घूंघट जोड़ती हैं, वो बहुत नीचे तक होता है। बुर्का तो सामने चेहरा दिख जाएगा, तो उनका मतलब ये कहने का होगा कि बुर्का हो या घूंघट हो या हिजाब हो। आप अदिति जी देखिए, खास करके अगर इस दौर में आप देखें तो अमूमन लड़कियां हिजाब कर रही हैं। इसका कुल मिला के जो रिजल्ट ये होता है कि चेहरा छुपाना, हिजाब में रहना। तो चाहे कोई इलेक्शन में बुर्का पहन के आए, चाहे घूंघट पहन के आए, चाहे हिजाब पहन के आए, अगर उनको लगता है तो जाहिर सी बात है घूंघट खोलेंगे। और वहां के चुनाव आयोग की मैंने पहले भी तारीफ की थी, अभी भी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने पिछली बार ये बात कही थी, पुलिस लोग नकाब उतरवाते थे, हिजाब उतारते थे, घूंघट उठाते थे, और पुलिस किस तरह पेश आती है आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, बताने तो नहीं है। खासकर महिलाओं के साथ क्या करती हैं आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। आपकी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात करी कि आंगनवाड़ी की औरतों को हर बूथ पे रख दिया कि आंगनवाड़ी की औरतें जो हैं, अगर कोई औरतों पे शक होगा, चाहे वो किसी समुदाय की हो, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी हमारे हो या प्रधानमंत्री हो, कभी उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। ये तो हम आप टीआरपी के लिए बुर्के को अहम दे देते हैं, तो उन्होंने कभी एक समुदाय का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन में बुर्का बनाम हो या मैं कह रहा हूँ घूंघट हो या हिजाब हो, अगर किसी को शक होता है कि वो फला ये औरत उस नाम की नहीं है, दूसरी कोई है, तो उसमें चेहरा दिखाने कोई आपत्ति नहीं है। और खास करके जो आंगनवाड़ी की औरतों को रखा गया, उसमें बिल्कुल औरतें दिखाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इज्जत वाली बात है कि जंग कौन जीतेगा, वो वाली बात है। विवेक श्रीवास्तव जी तो ये कह रहे थे कि भाई घूंघट उठाने में महिलाओं को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जो बुर्का पहनकर आती हैं उनको दिखाने में आपत्ति होती है अपना चेहरा, ऐसा है क्या?
आपत्ति उन्हें भी नहीं होती, ठीक है, आपत्ति उन्हें भी नहीं होती, लेकिन उनके तरफ ठीक है। से अभिमन्यु जो जी, पैरोकार बनते मौलाना लोग, वो इस पे अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, गंदा बात करते तो फिर आप लोगों को, विपक्ष को क्यों आपत्ति है भाई? अगर चुनाव आयोग ने ये फरमान जारी किया है कि जो महिलाएं आएंगी उनका बुर्का उठाया जाएगा, शिनाख्त करवाई जाएगी, तो फिर विपक्ष ने हाय हल्ला क्यों मचा के रखा है? पहचान की कोई आपत्ति नहीं है, आप पहचानिए, वोट जो है निष्पक्ष पड़े, ये तो हम भी चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन ये वही चुनाव आयोग है जो कह रहा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की कि आप दीजिए कि 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े, कितने लोगों ने वोट डाले, तो इसी चुनाव आयोग ने, इसी सरकार ने मिलकर जो है कोई वीडियो फुटेज हमको नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं की प्राइवेसी कंप्रोमाइज होती है। वहाँ पे कौन सी कंप्रोमाइज है भैया? पोलिंग बूथ पे महिलाओं की प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो रही है। आप बहाने में आते हैं, आपने गलत तरीके से वोट डलवाए, 5 बजे के बाद आप नाजायज तरीके से जीते हैं। ये सरकार भी असंवैधानिक है, ये गलत तरीकों से जीती हुई सरकार है और इसके सारे फैसले भी असंवैधानिक है। इसने वोट चोरी करके सरकार बनाई हुई है। ठीक है, जब आपको अभिमन्यु निष्पक्ष चुनाव विश्वकर्मा कराने जी, हैं तो आप वीडियो फुटेज ठीक है। दीजिए। क्यों नहीं आप वीडियो फुटेज देते हैं? आपको राहुल गांधी को आपने जो है, क्यों नहीं आप डिजिटल फॉर्म में हमको डाटा देते हैं? क्यों आप जो है इतना बंडल 7 फुट का बंडल दे देते हैं हमको कि ये 6-6 महीने उसकी जो है सर्च करिए। अगर आपको और सुनिए, एक बात और बता दें, जैसे ही ठीक है, बीजेपी की सारी अभिमन्यु जी, घोषणाएं कंप्लीट हो गई, जैसे ही 10,000 इन्होंने सारे महिलाओं के खाते में डाल दिए, वैसे ही चुनाव आयोग आया सामने और उसने इलेक्शन की डेट घोषित कर दी। क्या मिली भगत नहीं है? चुनाव आयोग बीजेपी की है। ठीक है, चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीख घोषित कर दी, लेकिन कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है और आपकी अभी सीट बंटवारे को लेकर ही लिस्ट फाइनलाइज नहीं हो पाई है। देखिए मैम, ऐसे चुनाव लड़िएगा। गठबंधन धर्म में जो होता है, डिबेट होती रहती है, बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, सभी पार्टियां लगी होती हैं। सिलेक्शन कब होगा? नामांकन खत्म होने के बाद सिलेक्शन होगा। ऐसा कैसे होता है? अभी तो सीट का फॉर्मूला ही नहीं फिक्स है। अभी तो सीटों का फॉर्मूला ही नहीं फिक्स है ना। मैम अभी देखिए, 24 घंटे से भी कम का समय शेष है। देखिए मैडम, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। यहाँ पे जो है तानाशाही तरीके से काम नहीं होता कि फलाने जाएंगे, इतने पैसे दे दो, पैसे और बाहुबल के दम पे और सरकार के दम पे, पुलिस के दम पे चुनाव नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यानी आप चटपट काम करेंगे, तुरंत सीट का फॉर्मूला शेयर करेंगे, आपको तुरंत अभी थोड़ा सा आपके वेट जो कर लीजिए, उम्मीदवार हैं वो थोड़ा सा घोषित हो वेट जाएंगे कर और लीजिए, तुरंत सब आपको जाके सारी नामांकन लिस्ट- भराएंगे, आपको पर्चा सारी लिस्ट दाखिल मिल कराएंगे। जाएगी। आप थोड़ा सा वेट ठीक कर है, लीजिए, सारी सुनील लिस्ट मिल त्रिपाठी जाएगी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, सीट शेयरिंग ले करके हमेशा इंडिया गठबंधन विवादों के घेरे में रहा है। चाहे हरियाणा चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र चुनाव में देख लीजिए, चाहे लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए, ये लोग आपस में ही सिर फुटौआ करना शुरू कर देते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। और आप सही कह रहे हैं कि 24 आवर्स बचा है और अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन कितनी सीटें लेगा, कौन नामांकन करेगा। अभी इन्हीं की सहयोगी उधर दल ने मुकेश कहा सहनी कि अलग ऑल इज टेंशन नॉट वेल बढ़ाए हुए इन एनडीए, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए अच्छी जी, विश्वकर्मा जी तो अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे ही भाई, जायज है, उसी पर प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ही संगठन में आप देखिएगा, अभी तो चुनाव हो जाने दीजिए, अगर चुनाव सौभाग्य से आप जीत जाते हैं फिर मुख्यमंत्री लेके दिक्कत पैदा होगी। कुशवाहा जी ने कहा, क्या कहा अभी? ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, भैया इसका क्या मतलब होता है? भैया बहुत लोगों ने कहा है, बहुतों देखे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कांग्रेस में है डेलीब्रेशन? देखिए ठीक है, विचार विमर्श अभी- चलते रहते हैं लोकतंत्र में, अभिमन्यु आपको विश्वकर्मा अच्छी जी, सूचना मिलेगी, जल्दी मिलेगी। कुशवाहा ने कहा कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। ठीक है, फेरबदल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है फेरबदल की भी, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि आपकी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं फिक्स हो पा रहा है। सारे फार्मूले हैं, इसके बाद आपको कैंडिडेट की आपको लिस्ट- आप तक हाँ। जल्दी सूचना पहुंच जाएगी। अभी देखिए इन्होंने पूरा कैबिनेट बदल दिया गुजरात में। क्यों बदला भाई? जब आपकी अच्छी सरकार है, आपकी जो है डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, तो क्यों बदला आपने पूरे मंत्रिमंडल को? यानी भ्रष्ट थे, अक्षम थे, काम नहीं कर पा रहे थे गुजरात में, तभी तो बदला आपने पूरे मंत्रिमंडल को। क्यों बदला आपने, बताइए? तो लोकतंत्र में ये होता है मैडम, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इनके यहाँ सारे डिसीजन आप जानते हैं कौन लेता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और इन्होंने लोकतंत्र को धराशाही कर दिया है। ये चुनाव आयोग को मिली भगत से, नहीं तो दम हो तो चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज हमको प्रोवाइड कराए कि 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े थे, महाराष्ट्र पड़े कितने, यहाँ पड़े, हरियाणा में पड़े, जाएंगे, भरोसा है। आप दीजिए उसको। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए अदिति जी, इन्होंने बहुत से विषय उठाए हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उसी दिन डेट घोषित कर दी जिस दिन इन्होंने महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब इसको इनकी अज्ञानता कहा जाए या क्या कहा जाए, इस बहुत दिन से मीडिया में चर्चा में था कि 4 और 5 तारीख को चुनाव आयोग की टीम पटना जाएगी और 6 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है।
इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट से बाकायदा संपर्क संवाद में रहती है और ऐसे प्रदेशों में जहां उनको केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है वहां केंद्रीय बल के बाबत ऐसा नहीं है, ये पैटर्न सभी राज्यों में है। सब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं चुनाव आयोग यही करता है। ठीक है थोड़ा मनोज जी, मर्यादा बात कंप्लीट डिबेट की बताया ना, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा अदिति जी। ठीक है विवेक जी, बात कंप्लीट करिए। और इसमें भारत सरकार से भी संवाद में रहती है और उनसे पुलिस अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता के आधार पर तिथि तय होती है। ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनसे पूछ के डेट घोषित कर दी। त्योहार और पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता के आधार पर ही तिथि घोषित की जाती है। ये हमेशा से नियम रहा है। एक चीज। दूसरी चीज जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमको इतना बड़ा डाटा दे दिया, भाई मांगा था तो दे दिया। अब ये कहते हैं डिजिटल दे दीजिए। डिजिटल डाटा का आप प्रयोग कहाँ करेंगे, आपकी विश्वसनीयता क्या है, ये संदेह में है। डोकलाम विवाद के समय आपके युवराज चाइनीज एम्बेसी में मिलते हैं, उसके बाद आप चाहेंगे कि आपके साथ तमाम दस्तावेज सरकार के और संवैधानिक एजेंसियां साझा करें, ये संभव नहीं है। हाँ, जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट को टूल बनाने की कोशिश किए थे SIR में, इसमें भी बना लेते, मंगवा लेते सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आपके पास तो महंगे महंगे वकील हैं जिनकी करोड़ों रुपए फीस है। तो आपने जिस तरह से SIR के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की और आपको अगर बुर्का के अंदर चेहरा झांकने के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की, उसमें भी आपका दम फूल रहा है, तो ये सबको इससे समझ में आता है कि उन बुर्के के पीछे चेहरे किसके हैं और उसका लाभ किसको होना है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने आज उस विषय को उठाया है कि विकास बनाम बुर्का, तो सबको मालूम है कि उसके पेट में दर्द किसको हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के दौरान ये चीज़ें आ चुकी हैं कि हिजाब या बुर्का इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो ये इस्लाम, अभी सुनील जी करे तो इस्लाम में बुर्का नहीं है, ये मुल्ला मौलवानाओं की अपने तरफ से लादी हुई स्कीम है। देख लीजिए तमाम मुस्लिम कंट्रीज में बहुत से वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष मिल जाएंगे जो बुर्के में नहीं मिलेंगे आपको, और वो घोषित इस्लामिक राष्ट्र हैं। तेहरान में बुर्के का विरोध हो रहा है, हिजाब का, सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है, ये इन लोगों के द्वारा थोपी हुई चीज है। और जो हमारे मित्र कह रहे हैं इलेक्शन चोरी से बने हैं, अदिति जी चोरों को सब चोर नजर आते हैं। सोनिया गांधी ने पहली बार वोट नहीं रखी, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। सोनिया गांधी ने पहली बार वोट तब डाला जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। इंदिरा जी, इनकी जो पार्टी की नेता थी जिन्होंने देश में इमरजेंसी थोपा था, वो भ्रष्टाचार में जेल नहीं गई थी रायबरेली से, वो चुनाव चोरी में जेल गई थी। ये खुद जो चोर की सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, ये भी बताइए आप। चुनाव आयोग में चोरी करने वाले सबको चोर बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। सुप्रीम कोर्ट से छूट जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पाप धुल गए। बहुत से अपराधी देश में अदालतों से छूट जाते हैं, लेकिन जनमानस के मन में उनके धारणा बनी हुई है कि बुर्के पर बैन होना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो सरकार क्यों नहीं लेकर आती है ऐसा कोई कानून? तो जो आपने कॉमन सिविल कोड की जो बात उठाई है, इस पे तमाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पे काम हुआ, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अन्य प्रदेशों में विषय चल रहा है, भारत सरकार भी इसको ले गया आगे इशू में। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसपे सबको एकमत होना चाहिए। और जिस तरह से सवाल तो ये है ना कि कब लेकर आएगी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड? शेख सिद्दीकी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मैंने वही बात आपसे कही। देखिए होता क्या है कि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, ये हमारी आपकी कहानी होती है टीआरपी लेने के लिए, कोई भी हो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी हमारे जब पहली बार मुल्क के वजीर आजम बने 2014 में, तो उन्होंने मंच से बात कही थी दिल्ली के कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिया। और मुल्क का वजीर आजम जब ये बात कहेगा तो बाकी हर बात मैं खत्म मानता हूँ। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में किसी भी कास्ट को कोई इंसान हो, कौन नहीं चाहता मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ हिजाब में ना रहे? आप बताइए, कौन नहीं चाहता? लेकिन दूसरों पर हम उंगली उठा देते हैं। क्या मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटी, माँ, बहन हिजाब में रहे? सब चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वोट बैंकिंग का मामला है। और बुर्खा जब बात निकल के आती है तो लोग टारगेट भी मुसलमानों ले लेते हैं। आप बताइए, घूंघट जो है, अगर राजस्थान में आप जाइए तो राजस्थान में औरतें इतना लंबा घूंघट पहनती है कि दिल खुश होता है देख के कि ये पर्दा होता है मेरे हिंदुस्तान में। आप हिजाब देखिए, लड़कियां हिजाब पहन के चलती हैं।
तो इस तरह सस्ती छोड़ जी हिजाब हो या बुर्का हो, है तो ये कुप्रथा ही ना। जी। मानते हैं आप या नहीं? जी क्या कह रही, फिर से कहिए। हिजाब हो, घूंघट हो या किसी तरीके का पर्दा हो, है तो ये कुप्रथा ही ना। देखिए मैंने वही इसे कहा ना, आप देखिए कुप्रथा मानते इलेक्शन हैं या नहीं? में बुर्के को देखिए कुप्रथा हिजाब मानते क्या हैं होता आप? है कि औरत के लिए देखिए हिजाब जो होता है औरत का एक गहना होता है। कौन नहीं चाहता, मैं बार बार आपसे कह रहा, कौन नहीं चाहता हिजाब में रहे आदमी। इलेक्शन में वही मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि अगर कोई औरत या लेडीज किसी समुदाय की हो, अब आप देखिए मुख्यमंत्री ने एक बात कही बुर्खा बनाम फला, तो अब आपने बुर्खे को पकड़ लिया। उन्होंने कितनी बड़ी बात यह कही पसे पर्दा, उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ क्या मेरी बहनें नहीं रहती हैं, ये हिजाब में नहीं रहती बुर्के हैं, को आप लेकिन नहीं, होता क्या कि आदमी शिव घूम फिर के सिद्दीकी जी। टारगेट से मुसलमान को कर देता है। ये चीज अच्छी नहीं है। नहीं, मैंने ये भी कहा कि घूंघट भी कुप्रथा है, मैंने ये भी कहा कि बुर्का भी कुप्रथा है। आप मानते हैं या नहीं? सहमत देखिए हैं इस बात से? आप फिर देखिए दीदी, अगर हिंदुस्तान में सरकार औरतों कल को ये कह दे, नहीं नहीं हाँ नहीं अगर सुनिए कोई सरकार बात, ये कह देखिए दे कि बात हम न काटिए। बुर्का, हिजाब, घूंघट पर बैन लगा रहे हैं, तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं? हाँ देखिए या मेरी सुन लिए, फिर आप सवाल करती हैं तो जवाब ले लिए। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में औरतों का देवी का दर्जा दिया गया है और उसमें ये नहीं कहा गया किस समुदाय की। तो मैं वही कह रहा हूँ औरतों को तो हिजाब और पर्दे में रहना ही चाहिए, उसमें कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तमाम इलेक्शन की जहां तक बात है, अगर इलेक्शन में किसी और शक पड़ता है, शुएब सिद्दीकी जी, वो क्यों बैन कर रहे हैं हिजाब पर? क्यों बैन लगा रहे हैं? क्या कहेंगे? कौन बैंड पे हिजाब लगा रहा है, कौन लगा रहा है बैंड? अरे चुनाव आयोग ने यह बात कही है कि अगर कोई औरत बुरखे में होगी, हिजाब में होगी, घूंघट में होगी और लगता है कि कोई दूसरी औरत है, वो दूसरी औरत को वोट डाल रही है, तो उसका चेहरा देखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये करी है कि आंगनवाड़ी की औरतों को लगाया है, वो देख लेंगे, कोई एतराज नहीं है। पुलिस किस तरह देखती है, पुलिस की औरतें किस तरह देखती है, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं। तो चुनाव को मैं वेलकम कर रहा हूँ, कौन सी बुरी बात है? कोई विपक्ष ऐसी इस पे हम बात नहीं कर रहा, लेकिन जब बुरखे का बात आती है तो डायरेक्ट मुसलमान टारगेट पे आ जाता क्या है। कहेंगे इस पर? क्या मेरी हिंदू औरतें, मेरी हिंदू बहनें क्या हिजाब नहीं रहती हैं? सब रहती है और रहना चाहिए, अच्छी बात है। यह हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। क्या हमारे आप देखिए इकरा हसन को देख लिए, इंग्लैंड ने पढ़ के आई है, सर से हिजाब नहीं हटाती है, सांसद है, ये अच्छी बात है ना। कि इंग्लैंड की अगर ड्रेस पहन के जाती वो अच्छी बात थी, या पूरा चेहरा छुपा के चलती वो अच्छी बात है। तो ये गहना हमारे हिंदुस्तान की औरतों का हिजाब गहना है, मुझे क्या पहनना और है? इसी औरतों पर दुनिया में माना जाता है। ये तो सियासी है मामला, सियासत मामला है, सियासी लोग खेल रहे हैं सियासत। हसन अगर हिजाब पहन रही हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, अपनी चॉइस से वो पहन रही हैं। थोप रहे हैं क्या आप उनके ऊपर हिजाब? मुझसे कह रही हैं आप? जी, आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए मैं थोप नहीं रहा हूँ, वो पहन रही अच्छी बात है ना। मेरी बेटी फातिमा जहरा 3 साल की है, अभी मैं उसका आपको फोटो हिजाब को दिखा दूं तो दिल खुश हो जाएगा आपका, आप सुभान अल्लाह कहेंगी कि कितनी अच्छी बात है। अरे भाई हमारे मुल्क में औरतों का हिजाब और बुर्का नकाब ये तो उनका धरोहर है, उनका गहना है। ये तो सस्ती शोहरत पाने के लिए, चूंकि देखिए बिहार का इलेक्शन जो है आप जान रही हैं, बिल्कुल इज्जत की बात है। आरजेडी के लिए भी है, जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी है, इसलिए बात आई है। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही बिल्कुल अच्छी कही है। उन्होंने कोई समुदाय का नाम लिया बताइए, उन्होंने कहा बुर्खा, मैं कह रहा हूँ घूंघट, मैं कह रहा हूँ हिजाब, वो बात सही है, खत्म बात। जहां पे शक पैदा होगा वहां पे आंगनवाड़ी वाली औरतें देख लेंगी। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर शुएब सिद्दीकी अगर आपको वोट दे रहे तो आप ही जाना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कोई नाम अगर समुदाय का लिया हो तो मैं कोई बात कहता। और बिहार के चुनाव आप खुद जान रही है कि कितना अहम है इस वक्त। नीतीश कुमार भी हाशिए पे आ चुके हैं, उनको भी डर बना हुआ है कि इधर रहेंगे किधर रहेंगे, ना खुदाई मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ऐसा हाल भी नीतीश कुमार को हो सकता है, आप भी जान रहे, हम भी जान रहे हैं। तो वहां पर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ चुनाव आयोग एक्टिव, अच्छी बात है, ठीक है। मैं वेलकम करता हूँ चुनाव आयोग का। शुएब सिद्दीकी जी, तजाकिस्तान 90% मुसलमान रहते हैं, यहाँ बुर्के पर बैन है, क्यों? देखिए अब आप डिबेट कहां से कहां ले चली गई। मैं भटक नहीं रही हूँ शुएब सिद्दीकी जी। जी जी, आपने क्योंकि ये कहा कि औरतों को, महिलाओं को बुर्के में रहना ही चाहिए, इसीलिए मेरा प्रश्न है। नहीं देखिए तजाकिस्तान में क्या मुसलमान नहीं है? क्या आप उनको मुसलमान नहीं मानते हैं? सब जगह देखिए, सब जगह है। आप तालिबान को ले लिए, क्या तालिबान में नकाब नहीं है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में हिजाब नहीं है? होता क्या है कि वो देखिए
जख्म जो होता है, मक्खी जख्म पे बैठती है वाली बात है। क्या मुझे यहाँ मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ घूंघट करके कि डिबेट करनी चाहिए हिजाब शोएब में सिद्दीकी जी? आपके मुताबिक जी, क्या आपके मुताबिक मुझे यहाँ पर्दा करके घूंघट करके डिबेट करनी चाहिए? मेरा चेहरा नहीं नजर आना नहीं चाहिए? देखिए देखिए फिर देखिए, कहीं कहीं जो तस्वीर है, तस्वीर इस्लाम में फोटो खिंचवाना गुनाह है, वीडियो बनाना गुनाह है, लेकिन अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो फोटो खींचेगी, मजबूरी है आपकी। इलेक्शन वोट देने जा रही है, चेहरा आपको दिखाना पड़ेगा, अगर शक पैदा होता है तो इस्लाम में सब हिकमतें हैं, जहां जरूरत पड़े वैसे काम किया जाएगा। जैसी कर्नल्स हमारे देश में मौजूद है, मुसलमान होकर भी वो देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी कराएंगे क्या आप शोएब सिद्दीकी जी? कोई फतवा जारी, देखिए फतवा कोई फतवा कोई आम चीज नहीं होती है। महिलाएं एंकर फतवा देने के आलिम अलग होते हैं। सोफिया कुरैशी को क्या मानते हैं आप? अगर शोएब सिद्दीकी फतवा दे देंगे तो शोएब सिद्दीकी गुनहगार हो जाएंगे। फतवा देने के लिए उसकी डिग्री अलग होती है, कौन फतवा दे सकता है, कौन फतवा नहीं दे सकता। कुरैशी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाई, वो क्या सच्ची मुसलमान नहीं है शोएब सिद्दीकी जी? उनको सोफिया कुरैशी जी को क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? वही तो मैं कहता हूँ कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर दरअसल को खाके वतन कफन में। हर मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो अपने मुल्क के लिए जान देता है। मैं तो सफाई देते 1947 से सफाई देते देते 2025 तक पहुंच गया, तो हम तो जान हिंदुस्तान की देते देते रहेंगे। आप हमें कुछ भी कहते रहिए, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, यही मैं खाक हो जाऊंगा। यहाँ पे हिजाब की बात देखिए, इसको बहुत बड़ी टीआरपी देने की बात नहीं है। बुरखा आ गया तो बुरखे से लोगों ने मुसलमान को पकड़ लिया। अरे बुरखे से अहम तो घूंघट होता है, घूंघट बिल्कुल। आप देखिए कितना अच्छा घूंघट, राजस्थान में आप जाइए देखिए घूंघट कैसे पहनती है औरतें। ये यहाँ हमारे वहाँ का हिजाब जो है, ये औरतों का है ना, हिंदुस्तान की औरतों का। यहाँ पे आप क्या नहीं चाहती मेरी बहन या बेटी, या मैं नहीं चाहता हूँ हिजाब में रहे, बुरी नजर ना पड़े, कोई तंज ना करे, कोई चुटकी ना ले, कोई बदतमीजी ना करे। कौन नहीं चाहता ये बात? वहां पर सिर्फ ये है निष्पक्ष चुनाव ना है। चुनाव आयोग ने अच्छी बात कही है कि एक लेडीज को लेडीज देखेगी, और चूंकि पुलिस लेडीज किस तरह बोलती है आप भी जानती है, उन्होंने आंगनवाड़ी को दे दिया है कि अगर कहीं शक लगे आप उनका चेहरा उठा उसे देखिए लग जाके। इसमें मैं समझता हूँ किसी महिला को, किसी समुदाय की महिला को इतना नहीं होगा। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, मैं आपकी सोच समझ चुकी हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी। जी जी देखिए, शोएब सिद्दीकी जी ना तो पूरी तरह इस्लामिक स्कॉलर हैं, ना पूरी तरह बहुत प्रगतिशील मुसलमान हैं। इनकी स्थिति बीच की है। ये गुड़ भी खाना चाहते हैं, गुलगुले से परहेज भी करना चाहते हैं। फोटो खिंचवाएंगे वोट के लिए, आधार के लिए। हिजाब भी चाहिए इनको। अपनी बेटी को बता रहे कि 3 साल की बेटी, हिजाब में तस्वीर भेजूंगा आपको। बुरके की पचधर भी लगते हैं, और शासन की योजनाओं का लाभ खिंचवाते समय फोटो खिंचवाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मकान हो, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे वोट हो, चाहे आधार हो, जहाँ जहाँ लाभ मिलना तहाँ इस्लाम में एसेंशियल बुरका नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ कहेंगे साहब यहाँ एसेंशियल है। जबकि सत्यता ये है कि इस्लाम का पार्ट नहीं है हिजाब। इस सुप्रीम कोर्ट में इस पे मुकदमे के दौरान हम इस्लाम या धर्म पे चर्चा के लिए बैठे हैं, और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, उनको बताएं कि डिबेट की एक मर्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ तक बार बार हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि राजस्थान में हमारे यहाँ किसी भी को अगर कोई घूंघट अपने ससुर सास या जेठ से करता भी है तो उसको चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं। हमारे तरफ से कोई पंडित जी ये नहीं कहते साहब घूंघट के नीचे क्यों झांका। अच्छा, एक दूसरी चीज, पर्दा प्रथा को हम लोगों ने कुरीति के रूप में एक्सेप्ट किया, उसके लिए हम लोगों ने पर्दा प्रथा के विरोध में कार्य किया है। कुरीति मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी देखिए, मैं बहस किसी और तरफ जाके, देखिए बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। वहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, नौकरियों में आरक्षण का भी पालन होना चाहिए। योगी जी जो जाके वहाँ बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इन्होंने आरक्षण से खिलवाड़ किया। यूपी में आरक्षण के नियमों कोई पालन नहीं हो रहा है। संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार हैं उनको सबको ये खत्म कर रही है सरकार धीरे धीरे। तो मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ
कि अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए अच्छे, तो आप जो है बीजेपी को वोट बिल्कुल मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है, सारी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे ISRO हो, चाहे बनाया था, ये सारी संस्थाएं जो है कांग्रेस की अगर आएंगे सत्ता में तो मैं बिहार युवाओं से कह रहा हूँ, आरक्षण सरकार थी बिहार में, जो भी आपको अधिकार मिले सब खत्म कर देंगे। इनको धर्म की बात हाथ में लकड़ी लेके घूमता के अलावा हिंदू मुस्लिम नारा लगता था, पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं नारा लगता था कि चचा की क्या पहचान, हाथ में तारे, तो वही हिंदू हाथ में लकड़ी मुंह जो है में बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। क्या ये संस्कृति खत्म हुई कि नहीं? इनके जो समय के गफूर साथ चचा धीरे-धीरे हर मुख्यमंत्री धर्म में थे सुधार होता बिहार है। के, बात वो नहीं है, बात है बिहार के विकास की। बिहार के विकास की जो आज चिंता सता रही, बिहार को जंगल राज की तरफ झोंकने वाला यही है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अभिमन्यु जी, क्या आप शुएब सिद्दीकी जी की बातों से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हर धर्म में सुधार होता है, समय के साथ सुधार हुआ भी है। जो पहले जैसे इस्लामिक देश थे, आज वो स्थिति में नहीं है। हर चीज में सुधार होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी सुधार हुआ, क्रिश्चियनिटी में सुधार हुआ। क्या हमारा पहनावा जैसे हम पहले पहनते थे प्राचीन काल में आज है? नहीं है। तो सुधार ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। बात है बिहार के विकास की, बिहार के विकास में बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी देखिए 17,000 करोड़ का आरोप लगा है इन्होंने, लूटा पैसे कोई साथ नहीं मिला। जंगल राज ने बोला है वाली कांग्रेस है जी, अभी भी जंगल राज है, दलितों की हत्या हो जा रही है, पीट पीट के दलितों को मार दिया जा रहा है। राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो एक दलित के बच्चे को मटके से पानी पीने के बाद डाला था। अशोक गहलोत की सरकार, ये दलितों के कैसे हो गए? बिहार वालों से कह रहा हूं, बिहार के सारे ठेके अडानी और अंबानी ले जाएंगे, बिहार वालों को कुछ नहीं मिलेगा। इसको खोखला करने वाले आज महाराष्ट्र में सारे ठेके जो है अडानी अंबानी को दे रहे हैं। सहारा की प्रॉपर्टी को किसको बेचा जा रहा है? मिस्टर अडानी को बेचा जा रहा है। अडानी को बेच देंगे। श्रीवास्तव जी, अभिमन्यु जी, ये बातें जो आप कह रहे हैं, आपके जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो तो इन मुद्दों से कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसी बात वो नहीं है। चोरी का माहौल जो बनाया था, अब चुनाव से पहले तो सब गायब दिख रहा है ना। रोजगार, देखिए जनता सब जानती है, जनता पूरी समझदार हो गई है। वोट चोरी हुई है। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग में दम है तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए, डिजिटल डाटा उपलब्ध कराया जाए। चुनाव आयोग जो है बेईमानी कर रहा है, वो मिला हुआ बीजेपी के साथ। चुनाव आयोग इनके संस्थाएं मिली है, वो जेलों का काम कर रही है। जब भी समय आएगा अगर बिहार आप जेल जीत भेजा जाते जाएगा, उनके हैं, साथ उचित कार्रवाई की जाएगी कानून के अभिमन्यु हिसाब जी, से। अगर बिहार आप जीत जाते हैं या आपका वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ जाता है, तो नहीं कहेंगे ना कि चुनाव आयोग चोर है? नहीं जी, हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, हम उचित वोट नहीं, तो नहीं पा रहे सरकार हैं। कैसे बना पाएंगे? अगर वोट चोरी हो रही है तो आपको तो डर होगा ना कि सरकार नहीं बन उसकी रही है व्यवस्था हमारी। की जा रही है ना। हम चोरी रोकेंगे या इनको भी संभालेंगे, या डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, वो तो 14 नवंबर आरक्षण के साथ 14 नवंबर को खिलवाड़ पता चल जाएगा कि बिहार के सरकार युवा को बन रही समझना है। चाहिए। बीजेपी को बिल्कुल वोट न दीजिएगा। सुरक्षक बात कर रहे हैं, यही सारे अधिकार खत्म कर देगी। यही मोदी इफेक्ट है। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया यही है, मोदी सारी इफेक्ट है। नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे है। देश में इमरजेंसी थोपने वाले आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे खत्म कर दिया हैं, इन्होंने। यही मोदी इफेक्ट देश है। की संपत्ति बेच रहे हैं। यही अटल बिहारी मोदी वाजपेयी ने इफेक्ट है। बकायदा विनिवेश विभाग बनाया था, देश की संपत्ति बेचने के लिए एक विभाग बनाया था। और नरेंद्र मोदी आगे उसको और अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी इफेक्ट है, इसी को मोदी इफेक्ट कहते हैं। अगर ये सरकार रही, ये देखिए ट्रंप ने क्या बोला है कि रूस जो है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये मोदी जी किसके सारे में काम कर रहे हैं? ट्रंप के सारे में काम कर रहे हैं। उनके गुलाम हो गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है जो चुनाव बिहार में अब से कुछ ही दिनों में मतदान, पहले चरण का मतदान होना है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है इस वक्त? देखिए, हमारे मित्र रवि विश्वकर्मा जी कह रहे थे संविधान आरक्षण खत्म कर देगा। मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ कि संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण कितने वर्ष के लिए लागू किया था? आपको ज्ञान नहीं है। केवल पॉलिटिकल आरक्षण था 10 साल के लिए, जिसको समय से बढ़ाया गया। और जो सामाजिक और शैक्षिक आरक्षण है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप गलत बात बोल रहे हैं। आप केवल पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था लोकसभा विधानसभाओं में। जो सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप गलत बात बोल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, आपको संविधान की बिल्कुल। आप फिर से पढ़िए जाके संविधान, आप बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको। कांग्रेस ही जो आप काट रहे हैं, सारी योजनाएं कांग्रेस की है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेके आई थी, जिसको आप 5 किलो बांट रहे हो, हम फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए थे। कांग्रेस ने देश को अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सारे अधिकार छीन रहे हैं। ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो गलत बात हम नहीं सुनेंगे आपकी। ठीक है, आप सही तथ्य रखिए। आप बात देश नहीं सुन रहा है और दावे आप इसके प्रूव कर दीजिए। आप इसको प्रूव कर दीजिए। आप अप्रूव कर दीजिए। पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था, शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण 10 साल के लिए नहीं
उतरेगा वो। जनता के सर से उतरती है। आप बिहार में गाली दिलवाएंगे, जन जी का आह्वान करेंगे, कौन देश साथ खड़ा होगा बिहार में? आप देख लीजिए, अब इसको आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, न चुनाव हार जाए तो कह दीजिएगा, मैं आपसे जा रहा हूं आपसे, ना आप जा रहे हो ना हम जा रहे हैं। तो आप पत्रकार कहाँ? बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप? भैया इनको लिख के भेजिए, ये बीजेपी प्रवक्ता है। मैंने 1 दर्जन चैनलों ये पत्रकार कहाँ देख है? लीजिए, आपने इनको गलत डिसीजन दिया हुआ है। विश्वकर्मा जी, सपा की और ठीक है, उत्तर प्रदेश में आई है। 14 नवंबर को तस्वीर पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी अच्छी बात है, चुनाव देख लीजिए। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और ये जो बयानबाजी का सिलसिला है ये कितना ज्यादा किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, विकास बनाम बुर्के की लड़ाई का अंत कब होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ आज इस खास चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।